Hello everyone and once again welcome back. I hope you are all doing very well. In today's video we are going to discuss a very important concept related to selves pronouns. You must have heard the terms self and selves. Self is a singular term whereas selves is a plural term. So here we are going to talk about these terms related to pronouns और उन pronouns को हम कहेंगे self या selves pronouns. आपने नाम तो सुने ही होंगे myself, yourself और selves दोनों, क्योंकि you singular plural दोनों कंसीडर किया जाता है. ourselves ये plural है इसलिए selves होगा. herselves not selves, actually self, himself, itself और एक और छूट रहा है यहां पे themselves. So such pronouns, ऐसे pronouns जिनके एंड में self या selves लगा हो, इन्हीं को हम बोलेंगे self या selves pronouns. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना है, तभी जाकर के अच्छे से समझ में आएगा. ज्यादा नहीं, 25 से 30 मिनट. आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये काफी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो आपके लिए. वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद कि वीडियो कैसी लगी. तो भाई ये जो सेल्फ या सेल्व्स प्रोनाउंस हैं, दीज कैन बी यूज्ड इन टू वेज. पहला तरीका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरा तरीका है एम्फेटिक प्रोनाउन. यानी कि इन वर्ड्स के जिनको कि हम सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउंस कह रहे हैं, इनके दो नाम हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन. अगर नाम इनके दो हैं तो इसका यह मतलब है कि इनके फंक्शन भी दो हैं. यानी कि सेंटेंस में नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इज कि इन्हें कब हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे और कब हम इन्हें एम्फेटिक बोलेंगे. एम्फेटिक वर्ब का मतलब होता है टू एम्फेसाइज, किसी चीज को जोर देना, टू एम्फेसाइज. तो अगर इन प्रोनाउंस को आप सेंटेंस में जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए यूज कर रहे हैं तो इनका नाम हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव साउंड्स लाइक रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट रेज कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, टकरा के वापस आ गए, जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना, वैसे इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव का मतलब कि आपने कोई काम किया और उसका इफेक्ट आप ही के ऊपर पड़ गया, तो इस प्रोनाउन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव. तो एक बात तो समझ में आ गई कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, एम्फेटिक का मतलब क्या है. अब मुद्दा यह बनता है, यहां पर हम पहचानेंगे कैसे कि कब ये रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा और किस वक्त ये एम्फेटिक बोला जाएगा. तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, कब इसे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, कब इसे एम्फेटिक बोलेंगे. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन डिटेल. मैंने यहां पे लिखा सबसे पहली चीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, और दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया एम्फेटिक. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर उसे कहा जाएगा, जो भी सेल्फ प्रोनाउंस हैं या सेल्फ प्रोनाउंस हैं, जब कभी भी उन्हें रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा तो उनके कुछ अलग फंक्शंस होंगे, जब उन्हें एम्फेटिक कहा जाएगा तो उनके अलग फंक्शंस होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब यह हो गया कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम. यानी सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका इफेक्ट अगर उसी के ऊपर पड़ जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. उस केस में जो ये ऑब्जेक्ट है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कहा जाएगा, यानी जिसमें सेल्फ लगा है या सेल्फ लगा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया. हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसकी मीनिंग होगी स्वयं को या खुद को. हमें पता है कि इफ वी आर यूजिंग द टर्म ऑब्जेक्ट, तो इसका यह मतलब है कि सेंटेंस में अगर कोई सेल्फ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट केवल दो ही पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं, या तो वो वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब, या फिर आपने यूज किया हुआ है प्रेपोजिशन. तो इसका यह मतलब है कि अगर कोई सेल्फ प्रोनाउन
किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ जाए और किसी प्रेपोजिशन के बाद आ जाए। ट्रांजिटिव वर्ब को अभी आप मोटा मोटी वर्ब ही मान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ट्रांजिटिव वर्ब ना पढ़े हो, वर्ब अगर पहचान रहे हैं तो मान लीजिए कि वर्ब ही है। तो वर्ब के बाद अगर सेल्फ प्रोनाउन आपने यूज किया तो इसका मतलब होगा कि इसका नाम है कि ये है सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब बोलेंगे इन्हें? जब ये किसी ट्रांजिटिव वर्ब यानी वर्ब के बाद या किसी प्रेपोजिशन के बाद आए। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद इफ अ नाउन और प्रोनाउन कम्स दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन ट्रांजिटिव वर्ब और द प्रेपोजिशन। और अगर वो सेल्फ प्रोनाउन हो गया तो उसका नाम हो गया रिफ्लेक्सिव। इसका यह मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दो अलग अलग लोग नहीं है, ये दोनों सेम है। यानी सब्जेक्ट ने जो भी काम किया उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं यहां पे, जैसे एग्जांपल की अगर बात की जाए, यहां पे जानना जरूरी है आपको। पहला, आई इंजर्ड माई सेल्फ। तो अगर आपने किसी वर्ब के बाद, ये ट्रांजिटिव वर्ब है हालांकि, ये सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद अगर आपने कोई सेल्फ प्रोनाउन लगा दिया और अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव है तो ये बनेगा उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हैं कि जो ये आए है और माई सेल्फ है, दोनों सेम फैमिली के हैं। यानी मैंने चोट पहुंचाया तो मैंने किसी न किसी को तो चोट पहुंचाया ही होगा। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम फैमिली का हो जाए, इसका यह मतलब निकला कि सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका इफेक्ट उसी के ऊपर चला गया। उसका इफेक्ट अगर उसी के ऊपर चला गया तो हिंदी तो ऐसे ही बोलेंगे ना, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। तो मैंने खुद को, तो खुद को या स्वयं को का मतलब ही होता है कि जो डूअर है वही रिसीवर है। उस केस में ये मीनिंग देने के लिए जो प्रोनाउन का केस हम यूज करते हैं वो होता है सेल्फ प्रोनाउन। और इस सेल्फ प्रोनाउन को चूंकि वर्ब के बाद लिखते हैं या प्रेपोजिशन के बाद लिखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सेंटेंस में बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इसकी हिंदी मीनिंग निकल जाएगी मैंने खुद को चोट पहुंचाया। अभी इतना दिमाग में रखिएगा कि अगर आपने किसी सेल्फ प्रोनाउन को किसी वर्ब के बाद या किसी प्रेपोजिशन के बाद रखा तो उसका नाम बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन केसेस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम। जो सब्जेक्ट ने काम किया उसका इफेक्ट भी उसी सब्जेक्ट के ऊपर पड़ जाएगा। हिंदी मीनिंग होगी स्वयं को या खुद को। अब बात ये आती है कि इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कब कहेंगे? ये समझना भी बड़ा आसान सा काम है भाई। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये चूंकि एम्फेसाइज करने के काम आता है तो इसके यहां पे लिख देते हैं एम्फेसाइज। एम्फेसाइज करने का मतलब होता है जोर देना, जोर देने के काम आता है। और इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है ना वो स्वयं या खुद। हम बोलते हैं ना, अगर आपने बोला स्वयं को, यानी कि मैंने स्वयं को चोट पहुंचाया, मैंने बोला कि मैंने खुद ये काम किया। खुद किया मतलब अपने ऊपर चोट नहीं पहुंचाया। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने खुद चोट पहुंचाया किसी और को। तो खुद क्यों लगाया? अपने मैसेज को जोर दिया, मैंने खुद ये काम किया है। ये वाला केस अगर बताना है आपका तो आप उसी सेल्फ प्रोनाउन का नाम रख देंगे एम्फेटिक। जैसे कि अगर आप इस सेल्फ प्रोनाउन को वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद लिखते हैं तो रिफ्लेक्सिव होता है, वैसे ही अगर आप जो सेल्फ प्रोनाउन है इसको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद रख दें, सेल्फ या सेल्व्स जो भी प्रोनाउन है ये, या भाई सेंटेंस में कोई अगर ऑब्जेक्ट आया है उस ऑब्जेक्ट के बाद रख दें सेल्फ और सेल्व्स। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट पहचानिए। तो अगर सब्जेक्ट के बाद भी रखा गया है तो इसका नाम होगा ईपी यानी एम्फेटिक प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के बाद भी रखा गया है तो इसका मीनिंग होगा ईपी, यानी इसका यह मतलब है स्वयं या खुद। इसको हिंदी क्या बोलेंगे हम? स्वयं या फिर खुद। यानी कुल मिलाकर के जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, कुल मिलाकर के ये वही टर्म है आपका जिसे हम लोग सेल्फ या सेल्व्स के नाम से जानते हैं। अब सेल्फ या सेल्व्स प्रोनाउंस को किसी भी सेंटेंस में यूज करने के सिर्फ 4 कंडीशंस। पहला, या तो वर्ब के बाद आएगा या तो प्रेपोजिशन के बाद आएगा, ये 2 हो गए। दूसरे में या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा या तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। यानी कुल मिला के यही 4 जगह ही है जहां पे हम सेल्फ प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल इसको भी समझ लेते हैं, फिर और बेहतर से तरीके समझेंगे। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल यहां लिखा, आई माई सेल्फ डिड द वर्क।
अब एक दूसरा लिख देते हैं कि आई डिड द वर्क माई सेल्फ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ेंगे समझ में आएगा नहीं। यहां पे सब्जेक्ट है, आज सब्जेक्ट के बाद अगर आपने सेल्फ प्रोनाउन को यूज किया है तो इसका नाम बनेगा ईपी यानी एम्फेटिक प्रोनाउन। ये देखिए सब्जेक्ट है, डिड इज द वर्ब पास्ट टेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन वर्ब डिड, मैंने काम को किया, क्या किया, काम किया। अब ये वर्क के बाद यहाँ पे माई सेल्फ आया हुआ है तो इसका नाम आपका बनेगा ईपी। अगर ऑब्जेक्ट के बाद आ गया या सब्जेक्ट के बाद आ गया तो इसका नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन, जोड़ देने के लिए, यानी कि मैंने खुद काम को किया है या फिर काम को मैंने खुद किया है। तो कुल मिला के जब सब्जेक्ट के बाद आप सेल्फ प्रोनाउन रखेंगे या अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है वो ऑब्जेक्ट चाहे प्रेपोजिशन का हो चाहे आपका हो किसी वर्ब का हो, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के बाद अगर आप यूज करते हैं सेल्फ प्रोनाउन को तो उसका नाम बन जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। और एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए दो ही कंडीशन है, वर्ब के सब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के दो कंडीशन है, वर्ब के बाद, प्रेपोजिशन के बाद। यानी इन सारी बातों को अगर समराइज किया जाए तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जो ये सेल्फ या सेल्फ जो प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं इसके सिर्फ चार ही कंडीशन है, या तो वर्ब के बाद, या तो प्रेपोजिशन के बाद, या फिर यहां पे मान लेते हैं सब्जेक्ट के बाद, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। तो इन चार जगहों पे हम सेल्फ प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो इतने देर में हमने सिर्फ ये समझा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन reflexive pronouns and emphatic pronouns. Now we are going to understand what kind of questions are asked in different competitive exams, या हम ये समझ लें कि what kind of errors we make while speaking। जब हम बोल रहे होते हैं इंग्लिश को तो इसमें किस तरह की गलतियां करते हैं, इसको हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो सेंटेंस में एग्जाम और कम्युनिकेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोज में बना रहा हूं, इनको देखिए। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, ऐसे लोग बोलचाल में बोल देते हैं माई सेल्फ रवि, लोग ऐसे बोलते हैं माई सेल्फ रवि। तो माई डियर फ्रेंड्स लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर वंस अगेन। एज आई सेड कि जो भी सेल्फ प्रोनाउंस हैं या तो वर्ब के बाद आएंगे जो कि नहीं आया, या तो प्रेपोजिशन के बाद आएंगे जो कि नहीं आया, या तो सब्जेक्ट के बाद आएंगे जो कि नहीं आया, या तो ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे जो कि नहीं आया। यानी कि अ सेल्फ प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन एनी सेंटेंस ओनली इन दीज फोर वेज। पांचवा तरीका तो है नहीं, तो फिर ये गलत हो गया। ये बात अलग है कि बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपने आप को माई सेल्फ इज रवि, लेकिन वो गलत है। अब इसे सही करने का तरीका बनेगा आपका, क्योंकि ना तो ये सब्जेक्ट के बाद है, ना तो ये ऑब्जेक्ट के बाद है, ना तो ये वर्ब के बाद है, ना तो ये प्रेपोजिशन के बाद है, ये गलत हो गया। चार ही कंडीशन है जिनमें से दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है, दो एम्फेटिक प्रोनाउन का है, दोनों में कोई नहीं है। एम्फेसाइज करने के लिए जब आपसे कोई इंट्रोडक्शन बोले तो आपका तरीका होना चाहिए आई एम रवि, या तो ऐसे बोल दीजिए आप, या आप ऐसे बोल दीजिए माई नेम इज रवि, माई नेम इज रवि, दोनों तरीके सही है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ प्रोनाउन को यूज करें, किसी के मन में अगर आ रहा हो कि सर मान लीजिए आई माई सेल्फ हम बोलना चाहें तो बोल दीजिए आई माई सेल्फ इज रवि। मान लेते हैं सेंटेंस ये है, यहां पे मैंने एम लगा दिया। तो अब जाहिर सी बात है, इफ यू लुक एट द सेंटेंस केयरफुली यू विल फाइंड समथिंग, देयर इज अ सब्जेक्ट एंड द पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सेल्फ प्रोनाउन। और अगर किसी सब्जेक्ट के बाद आप सेल्फ प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं तो वो सेल्फ प्रोनाउन का नाम बनेगा एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आप ये बोलना चाहते हैं कि सब्जेक्ट तो यही है, तो एक एरर तो यहाँ पे, एरर ये जो बन गया यहाँ पे कि आई के साथ इज का यूज नहीं होता है, एम का होता है। तो आई माई सेल्फ एम रवि, हालांकि लोग जब इसे बोलते हैं तो बोल चाल में इज को लगाना ही सही समझते हैं, लेकिन वो गलत है, बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आई एंड एज वी ऑल नो अ वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इज आई, इट विल टेक एम बिकॉज द सब्जेक्ट आई ओवर हियर इज अ प्रोनाउन। तो ये बन गया आई माई सेल्फ एम रवि। अब बात ये आ गई कि इन दोनों में और इसमें अंतर क्या है। मान लेते हैं कि मैंने आपसे बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और आपने बोला कि आई एम रवि, इसका मतलब है सिर्फ आपने नाम बता, लेकिन आपने अगर बोल दिया आई माई सेल्फ एम रवि, इसका मतलब है मैं खुद रवि हूं। तो वाई आर यू एम्फेसाइजिंग योर नेम, वाई आर यू एम्फेसाइजिंग योर सेल्फ। भाई इंट्रोडक्शन के टाइम पे अगर बोल रहा है तो आप तो डायरेक्ट नाम ही बताएंगे ना, एम्फेसाइज करके क्यों बताएंगे। तो ये एक स्पेशल केस है जब आपको बोला अरे यार मैं खुद ही चड्डा हूं, मान लीजिए मेरा नाम चड्डा है, रवि चड्डा, अरे मैं खुद ही मिस्टर चड्डा हूं,
तो चड्डा अगर आप लगा रहे हैं यहाँ पे, मैं खुद जोर दे के, कोई नहीं मान रहा है तब तो आप इसको लगाइए, लेकिन एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको देना है तो वी डोंट नीड टू एम्फेसाइज आर सेल्फ देयर। तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए कि सेल्फ प्रोनाउन को के यूज को अवॉइड करना चाहिए। तो एक फंक्शन तो आपको ये देखने को मिला कि ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं, कोई भी सेंटेंस की शुरुआत में या किसी भी सेंटेंस में सेल्फ प्रोनाउन को सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और की तरह काम करेगा तो वर्ब के बाद आएगा या तो प्रेपोजिशन के बाद आएगा, जो कि जगह हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का नहीं होगा। अगर आपने उसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद लगा दिया तो वैसे भी वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ना तो उसको सब्जेक्ट आप बना नहीं सकते, तो सेंटेंस में गलत हो जाएगा। अब मैं आपके सामने और कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं ताकि इसके अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बना सकूं। वीडियो को पूरा देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्या इसमें और इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। तो आइए भाई जरा एक एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, आई पनिश्ड मी, ये एक एग्जांपल है। दूसरा, ही पनिश्ड, एक मिनट, हिम। एक और लिख देते हैं यहां पे, हिमसेल्फ। ये दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड दीज टू एग्जांपल्स, देन विल टॉक अबाउट सम मोर एग्जांपल्स। अब आप देखेंगे कि देयर इज अ वर्ब, देयर इज अ वर्ब and there is a subject and after the verb there is an object. If you notice, you will find something, the subject and the object both are from the same family. इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट ने जो काम किया है उसका रिसीवर भी वही है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम फैमिली के हैं तो इसका यह मतलब है कि सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका इफेक्ट उसी के ऊपर पड़ गया। जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम हो जाए यानी प्रभाव उसी के ऊपर पड़े तो रिफ्लेक्शन का केस है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस है। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? माई सेल्फ। चूंकि सब्जेक्ट आपका दिया गया है यहाँ पे जिस बिरादरी का, उसी बिरादरी का सेल्फ प्रोनाउन लगा दिया गया। इसमें आते हैं, यहां दिया है ही पनिश्ड। अब क्या लगाएं यहाँ पे? हिम लगाएं कि हिमसेल्फ लगाएं? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां दोनों सही है, क्योंकि अगर आपने ही के साथ यहां हिम लगाया तो एक बात तो तय हो जाएगी कि ये वाला जो है ना कि ये पर्सन 1 है और ये वाला जो है पर्सन 2 है। मान लेते हैं कि राम यहाँ खड़ा है, श्याम यहाँ खड़ा है। मैंने बोला कि राम पनिश्ड श्याम, मैं भी तो बोल सकता हूं ना कि ही पनिश्ड हिम। अगर दो अलग अलग लोग हैं तब तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करिए। अगर किसी वर्ब में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो और जो सब्जेक्ट आ रहा है ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं तब तो ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। लेकिन अगर आपने हिमसेल्फ लगा दिया तो ये मानना पड़ेगा कि ये जो यू दिया गया है, ये यू आप सॉरी ये जो ही दिया गया, ये ही और ये हिमसेल्फ लगा, इसका मतलब ये खुद ही को जो है कि सजा दे दिया है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों सेम है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस दे रहा है, तो दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। वहां पे खाली माई सेल्फ ही होगा क्योंकि आई और मी कोई और हो नहीं सकता, आई का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। जबकि हिम लगाएंगे तो हिम कोई और भी तो हो सकता है। अगर आपने हिमसेल्फ लगा दिया तो हिमसेल्फ का मतलब वो खुद ही है। तो कुल मिलाकर के इतने देर में मैं इतनी बातें समझा पाया कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम फैमिली के हैं तो ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना के लिखिए। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग फैमिली के हैं तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखिए। आइए इस पे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जरा मुझे बताइएगा गलत है कि सही है। तीसरा, आई हेल्प्ड हिमसेल्फ। ऑफलाइन क्लासेस में जब ऐसे एग्जांपल्स हैं बच्चों को देता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि गलत है कि सही है, तो सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला तो गलत है। मैं पूछता हूं सही कैसे करेंगे, तो बच्चे पता है क्या बताते हैं कि चूंकि सर यहाँ सेल्फ आया है ना तो यहाँ पे आप माई सेल्फ लगा दीजिए। जबकि मैं ये बोलता हूं कि भाई सेल्फ देख करके हमें नहीं बदलना है, हमें ये देखना है कि दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। क्या ये और ये दोनों सेम फैमिली के हैं? तो आंसर आएगा नहीं। आई की फैमिली अलग है, हिमसेल्फ की फैमिली अलग है। तो जब कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग फैमिली के होंगे तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ये भले ही हिमसेल्फ लिखा है लेकिन इतना समझ में आ रहा है ना कि ये अलग है और ये अलग है। लेकिन आपने माई सेल्फ बना दिया तो इसका ये मतलब है कि दोनों सेम है, तो सेम तो है नहीं, तो आप ये कर नहीं सकते। वो अलग फैमिली का, ये अलग फैमिली का। जब ऑब्जेक्ट किसी अलग बिरादरी का होगा तो वहां पे उसका केस आप बनाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस बनाएंगे?
ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, इस पर जो है ना हम एक एग्जाम्पल और लगाते हैं। 4 हो ही गया है, 5 कर लेते हैं। 5वें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यहां मैंने लिखा कि आई, या फिर दूसरा लिखता हूं, यू किल्ड मी। 6th वन, आई किल्ड यू। 7th, 7वां एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, आई यू किल्ड मी, और ये बनेगा आई किल्ड माई सेल्फ। अब हमें यह पता करना है ना कि इन सब में से कौन सा एग्जाम्पल सही है। 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इन तीनों में हमें यह पता लगाना है कि तीनों में से सही कौन सा है। तो अभी कुछ देर मैंने पहले ये पढ़ाया आपको कि देयर इज अ वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग फैमिली के होंगे तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि वो सब्जेक्टिव केस अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग फैमिली का है, तो ऑब्जेक्टिव केस है। आपको